नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। और सबसे पहले चर्चा इस बुलेटिन में दंतेवाड़ा की करेंगे, जहां कल एक बड़ा नक्सली हमला हुआ। इसके बाद आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दंतेवाड़ा जाने वाले हैं। यहां पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे और इसके साथ ही जमीनी हालातों का जायजा सीएम लेते हुए नजर आएंगे। सीएम चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक भी जाने वाले थे, लेकिन नक्सली वारदात के बाद सीएम ने अपना कर्नाटक दौरा रद्द कर दिया है। आज दंतेवाड़ा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे। यहाँ पर जमीनी हालातों का जायजा लेंगे, क्या कुछ घटनास्थल पर हुआ, किस तरह से पूरी घटना हुई, इस बारे में भी जानकारी लेंगे। साथ ही शहीद जवानों के परिवारों से भी मुख्यमंत्री आज मुलाकात करने वाले हैं। कल दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला हुआ। 10 जवान, जिनमें से तमाम ऐसे जवान थे जो कि डीआरजी के सर्चिंग ऑपरेशन के लिए निकले थे। 10 जवान घायल हुए, एक ड्राइवर भी उसमें मौजूद था। नक्सली ने पिकअप वाहन को विस्फोटक के जरिए उड़ाया और 10 जवान शहीद हो गए। फिलहाल ये जानकारी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दंतेवाड़ा पहुंचेंगे, शहीद जवानों के परिवारों से मुलाकात करेंगे, साथ ही साथ घटनास्थल का भी जायजा लेंगे। जमीनी हकीकत, नक्सल ऑपरेशंस को लेकर क्या कुछ है वहां पर, इसकी भी जानकारी आज अफसरों से आज लेने वाले हैं। और दंतेवाड़ा की चर्चा करें, जहां शहीद जवानों को आज श्रद्धांजलि दी जाएगी। 11 बजे पुलिस लाइन कार्ली में श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। श्रद्धांजलि के बाद पार्थिव शरीर को रवाना किया जाएगा। पार्थिव शरीर को गृहग्राम के लिए उसके बाद रवाना किया जाना है। तो दंतेवाड़ा से जुड़ी ये जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। कल जो जवान शहीद हुए नक्सली हमले में, उन्हें आज श्रद्धांजलि अर्पित की जानी है। सुबह 11 बजे पुलिस लाइन कार्ली में श्रद्धांजलि कार्यक्रम और श्रद्धांजलि के बाद पार्थिव शरीर गृहग्राम पैतृक ग्राम रवाना कर दिए जाएंगे। तो दंतेवाड़ा के अरनपुर में बुधवार को नक्सलियों के आईडी ब्लास्ट में डीआरजी के 10 जवान शहीद हो गए और एक चालक की भी मौत हुई है। जवानों से भरे पिकअप वैन को नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर उड़ा दिया। जवानों की टीम एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए ही पहुंची थी। वापसी के दौरान ये घटना हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर दुख जाहिर किया है। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने भी सीएम भूपेश बघेल से बात की है और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। साथ ही साथ शहीद जवानों के शव को जिला अस्पताल में फिलहाल रखा गया है। आज परिजनों को जवानों का शव सौंपा जाएगा। बेहद ही दुखद ये घटना कल सामने आई। फिलहाल इस घटना से जुड़ी हुई 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, माफ कीजिएगा 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सिलसिलेवार पूरा घटनाक्रम भी आप समझिए क्या कुछ हुआ। साथ ही साथ आज जब श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, तमाम पुलिस अफसर आज मौजूद रहेंगे। उसके बाद पार्थिव शरीर परिवारों को सौंप दिए जाएंगे। नक्सली ने कैसे पूरी वारदात को अंजाम दिया, क्या था धमाके के बाद का मंजर, ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 संवाददाता ने पूरी जानकारी दी। दंतेवाड़ा का अरनपुर इलाका, जो कि सुकमा का सीमावर्ती इलाका है, यहाँ पर माओवादी जो है जगदीश की सूचना के बाद में जो है डीआरजी की टीम को उतारा गया था। सीमावर्ती क्षेत्र जो है नाड़ी इलाका है, उस इलाके में आज सुबह जो है जवान गए थे और वहां पर जो है जवानों के साथ में माओवादियों की मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक नक्सली घायल है। घायल नक्सली के बाद में जो है जवान वापस कमल पोस्ट कैंप पहुंचे हैं और वहां से घायल माओवादी को लेकर जब जवान वापस कुआकोंडा की ओर रवाना हो रहे थे, जैसा कि बताया जाता है कि 3 गाड़ियां जो है आगे निकली थी और 2 गाड़ियां जो है यहाँ घटनास्थल को पार करते हुए आगे निकल गई थी। और तीसरे नंबर पर जो गाड़ी थी, जिसमें जो है 10 डीआरजी के जवान सवार थे, उस गाड़ी को जो है माओवादियों ने निशाना बनाया है और विस्फोट में जो शामिल जो आईडी है करीब 40 से 50 किलो की बताई जा रही है। काफी जो है भयावह ब्लास्ट हुआ, इसके चलते वाहन के परखच्चे उड़ गए और करीब 50 से 60 मीटर दूर जो है वाहन का जो है गियर बॉक्स गिरा है, जिसमें 10 जवान शहीद हो गए और एक वाहन चालक जो है वो मारा गया। बताया जाता है कि जैसे ही ब्लास्ट हुआ तो सामने जो 2 गाड़ी चल रही थी वो गाड़ी वापस लौट कर आई है और बताते हैं कि जो है करीब जो है 5 से 10 मिनट का भी जो है समय नहीं लेगा है और ब्लास्ट में ही जवान जो है मौके पर दम तोड़ दिया और साथ ही साथ जवानों। तो देखा आपने पूरा घटनाक्रम, हमारे संवाददाता आपको समझा रहे थे क्या कुछ हुआ घटनास्थल पर, साथ ही कितने सारे जवान उनके साथ अभी भी मौजूद थे। जब घटना घटी तब आगे जो 2 गाड़ियां निकल गई थी वो भी लौटकर देखने आई कि क्या कुछ हुआ है और उसके बाद इस पूरी घटना का खुलासा हुआ कि नक्सली की तरफ से विस्फोट किया गया है। वाहन में सवार सभी 10 जवान शहीद हो गए घटनास्थल पर ही। ड्राइवर भी एक व्यक्ति जो कि उस
वैन को ड्राइव कर रहा था, उसकी भी इस घटना में मौत हुई है। इसे लेकर अब पूरे बस्तर में, पूरे दंतेवाड़ा में शोक का माहौल, गम का माहौल। चलिए और ज्यादा चर्चा इस घटनाओं को लेकर हम करेंगे और आज क्या कुछ क्रम रहेगा, सिलसिला रहेगा, इसे लेकर भी जानकारी लेंगे। हमारे दो सहयोगी सतीश चांटक दंतेवाड़ा से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, श्रीनिवास नायडू भी दंतेवाड़ा से ही लगातार हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। सतीश, सबसे पहले आपकी ओर में रुक करना चाहूंगी। जो पूरा घटनाक्रम था वो हमने समझा सिलसिलेवार, आज क्या कुछ होगा, क्योंकि आज माना जा रहा है कि श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, उसके बाद पार्थिव शरीर परिवारों को सौंपे जाने हैं। सतीश जी, आपको बता दूं कि कल की घटना में जो 10 जवान शहीद हुए थे, उनके पार्थिव शरीर को जिला जो अस्पताल दंतेवाड़ा में लाया गया है, जहां पर रात में पीएम की पूरी प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। आज सुबह जो है परिजन, लगभग सभी जवानों के परिजन जो है वो दंतेवाड़ा मुख्यालय पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो है कार्ली पुलिस लाइन में वहां पर जवानों के श्रद्धांजलि और अंतिम सलामी का कार्यक्रम जो है वो ठीक 11 बजे रखा गया है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल हैं वो 11 बजे दंतेवाड़ा पहुंच रहे हैं और श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे। करीब 1 घंटे तक वो कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा जो है कार्ली ही पुलिस लाइन में वहां पर स्थानीय अधिकारी हैं और खास करके बताया जाता है कि तीनों जिले, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर, तीनों जिले के जो नक्सल ऑपरेशन के अधिकारी हैं उनकी एक बैठक लेंगे। और साथ ही साथ में जो है छत्तीसगढ़ के जो डीजी है अशोक जुनेजा, वो बैठक में भी शामिल होंगे और घटना स्थल पर भी जाएंगे। हालांकि जो है इस पूरी बैठक में घटना किस प्रकार की हुई, कहाँ चूक रहे थे और आगे की क्या नई रणनीति है, इसको लेकर जो है विस्तार से जो है मुख्यमंत्री जवान अधिकारियों से चर्चा करेंगे और वहीं पर जो है शहीद जवानों के परिजन हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनका जो है ढांढस बंधाएंगे और पूरे करीब जो है 1 घंटे तक प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वो दंतेवाड़ा में रहेंगे। जी बिल्कुल, इस और मंथन की बहुत ज्यादा जरूरत है कि क्या कुछ हुआ घटनास्थल पर। मुझे लगता है इसीलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इसे लेकर विस्तार से चर्चा आज करने वाले हैं। श्रीनिवास, आपकी ओर में रुक करूंगी। बहुत ही मानविक क्षण उन तमाम परिवारों के लिए जिन्होंने अपने बेटों को खोया है। आज क्या कुछ होने वाले हैं सिलसिला, साथ ही साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी आज? जी, कल की घटना को लेकर पूरा दंतेवाड़ा में दुख का माहौल है, गम का माहौल है। जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिजन तो रात से ही पहुंच गए हैं और आज उनका पोस्टमार्टम करने के बाद आज उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। साथ ही जो आला अधिकारी हैं, जो सुरक्षा से जुड़े जो अधिकारी हैं, वो भी मौके पर मौजूद हैं। लगभग 10:50 पर मुख्यमंत्री पहुँचेंगे और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा और सभी जवानों के पार्थिव शरीर उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। इस घटना के बाद तो सुरक्षा जो बल है, सुरक्षा से जुड़े अधिकारी है, ये जांच में जुट गए हैं कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। जो जवान हैं जो सर्चिंग में निकले थे उनको वापस उसी सड़क मार्ग से वापस कैसे आए, ये सभी जांच का विषय है। साथ ही जो आईडी में बारूद का इस्तेमाल किया गया था ये कितना शक्तिशाली था, इसके लिए भी फॉरेंसिक टीम कल पहुँच चुकी थी और सभी बिंदुओं पर जाँच कर रही है। साथ ही घटना को लेकर जो जांच से जुड़े अधिकारी हैं अभी फिलहाल कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन ये है कि घटना काफ़ी बड़ी थी और हमारे जो 10 जवान हैं उनकी शहादत हुई है। जी निश्चित तौर पर बहुत जरूरी कि इस सब पूरे पहलू की भी जांच हो, क्या कुछ हुआ, कहाँ चूक हुई, कहाँ लापरवाही हुई, ये भी मामला निश्चित तौर पर जांच का विषय ही। अब जिस तरह से सतीश आपकी ओर में रुक कर रही हूँ, जिस तरह से आप दंतेवाड़ा की स्थिति भी हम समझा रहे हैं, सर्चिंग ऑपरेशन जैसे ही शुरू किया गया उसके बाद तमाम जवान जो थे इस वैन में सवार होकर निकले और उसके बाद विस्फोट हुआ और सभी जवान की शहादत जिसकी जानकारी सामने आई, उसके बाद से जो स्थिति दंतेवाड़ा की रही ये भी हम जानना चाहेंगे। फिलहाल क्या कुछ माहौल है, क्या वहां पर सर्चिंग ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है, क्या कुछ स्थिति दंतेवाड़ा की? ये आपको बता दूं कि जैसे ही ब्लास्ट हुआ उस वक्त जो है डीआरजी की 2 टीम ठीक 1 किलोमीटर पहले जो है कमल पोस्ट एक कैंप है वहां पर मौजूद थी। जैसी आवाज है कि आईडी की ब्लास्ट हुई है। और आपको एक और जानकारी दूंगा कि जैसी आईडी ब्लास्ट हुई तो साथ में जो जवान थे दूसरी गाड़ी में उन्होंने वहां पर फायरिंग भी की, लेकिन हालांकि उस दौरान जो है माओवादी वहां से मौके से भाग चुके थे। लेकिन उसके बावजूद भी जो है जवानों को उस इलाके में उतारा गया और पूरे इलाके की जो है सर्च अभियान की और देर रात तक जो है जवान उस इलाके में मौजूद रहे। और मैं भी करीब जो है 7:30 से 8 बजे के बीच वहां पर मौजूद था। तो जवान जो लगातार सड़कों का गश्त कर रहे थे और लगातार आसपास इलाके को जो है गार्डर करके रखे थे, क्योंकि लगातार अधिकारियों का आने का सिलसिला भी जो है घटनास्थल पर देर रात तक चल रहा था। जिस लिहाज से उस इलाके में लगातार जवान गश्त कर रहे थे और आईडी ब्लास्ट के बाद में पूरी तरह जो है गम का माहौल छा गया। पूरे दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय में गम का माहौल छा गया और जवान जो है डीआरजी के जवान अपने साथियों की जो है शव को
एक झिल्ली में बटोरते हुए हमने देखा कि किस तरह से जवान अपने साथी जवानों का जो है शव को उठा रहे हैं, और एक काफी जो है एक मार्मिक माहौल हो गया था। वहां पे लगातार जो है डीआरजी 3 दिन से उसी इलाके में थी और 3 दिन से उसी इलाके में सर्चिंग करके ऑपरेशन करके लौट रही थी, और लौटते वक्त ये हादसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो है डीआरजी के वही जवान है जो सुबह मुठभेड़ में एक नक्सली को घायल करते हैं और ठीक दोपहर में नक्सलियों के ही निशाने में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है लगातार पिछले 2 दिन से सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा था। हालांकि वो इलाका काफी थोड़ा सेफ माना जाता है, जो है सुकमा और बीजापुर की अपेक्षा जो है दंतेवाड़ा का इलाका वो थोड़ा सेफ माना जाता है। तो उस इलाके में लगातार सर्चिंग अभियान पिछले 3 दिन से चल रहा था। बताया जाता है कि नक्सली लीडर जो जगदीश है, जो इस इलाके में सक्रिय है, उसकी तलाश में जवान 2 दिन से जो है सीमावर्ती इलाका है सुकमा और दंतेवाड़ा का, वहां पर लगातार माओवादी जो है सर्च ऑपरेशन कर रहे थे, और उसके बाद टीम वापस लौटी और लौटते वक्त जो है ये घटना हो गई है कल। निश्चित ही सतीश, एक ऐसी दुखद घटना जो अपने पीछे शोक तो छोड़ ही गई है, साथ ही साथ तमाम सवाल भी खड़े होते हैं। श्रीनिवास, कल जब ये घटना सामने आई उसके बाद से लोगों के मन में ये सवाल था कि क्यों नक्सली इस इलाके में इतने सक्रिय, इतने बेखौफ हैं, किस तरह की वारदात को अंजाम दे देते हैं। साथ ही मुखबिरी तंत्र को लेकर भी तमाम सवाल खड़े हुए। क्या अभी भी नक्सलियों का मुखबिरी तंत्र इतना स्ट्रांग है कि जवानों के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश वो रच सकते हैं? श्रीनिवास, जी लगातार ये बात सामने आ रही थी कि माओवादी बैकफुट में हैं और अब माओवादी कमज़ोर हो गए हैं। उनके जो सेंटर का नेतृत्व है वो काफ़ी कमज़ोर हो गया है, क्योंकि कोविड काल में जो माओवादी के बड़े लीडर है वो कोविड से मौत भी हुई थी और कुछ मुठभेड़ में मारे गए थे, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि माओवादी के बड़ा विंग जो है वो अब उनका नेतृत्व खत्म हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये बात तो सामने आने के बाद जो घटनाएं सामने आ रही है, और माओवादी को सबसे बड़ा हथियार अभी आईडी ब्लास्ट हो गया है। जगह जगह आईडी लगाया गया। जवानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती आईडी को लेकर है। इसको लेकर लगातार सतर्क बरतने के निर्देश पीएचयू से और जिला अपना बस्तर संभाग के जो आला अधिकारी हैं, जो तमाम एसपी है, अपने जवानों को देते हैं कि सर्चिंग के दौरान आईडी ब्लास्ट को लेकर सतर्क बरते। लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो जाती है और ये आईडी ब्लास्ट की चपेट में हमारे जवान आ जाते हैं। बात करें तो माओवादियों की ये जो रणनीति है काफ़ी स्ट्रांग मानी जा रही है, और इसमें बताया जा रहा है कि दरभा विंग जो कैडर है उनकी बैठक चल रही थी, उनकी सूचना पर हमारे जवान सर्चिंग में निकले थे और वापसी के दौरान ये घटना घटी है। फिलहाल माओवादी के जो विंग है वहाँ के जो लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही जो सर्चिंग ऑपरेशन तेज कर दिया है, इलाके में अतिरिक्त बल को मुस्तैद है और तमाम जो घटना को लेकर जो तमाम बारीकी चीज़ों से जांच की जा रही है। जी निश्चित ही। और श्रीनिवास सिसोर, जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं कि जमीनी स्तर पर हालात कुछ और हैं, सतीश, इस ओर भी ध्यान दिया जाना बहुत ज्यादा जरूरी कि जिस तरह से श्रीनिवास भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हम मान रहे थे कि नक्सली बैकफुट पर हैं, लगातार हो रही कार्रवाई की वजह से शायद डर और खौफ का माहौल जरूर नक्सलियों में आया होगा, लेकिन उसके बाद इस तरह की साजिश को अंजाम देना, हमारे 10 जवान इस पूरी घटना में शहीद हो चुके हैं। एक बहुत बड़ा पैमाना इस पूरी घटना का, जिसे लेकर जांच होना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि शायद जमीनी हकीकत उस तरह की नहीं है जिसका अंदाजा हम लगा रहे हैं यहां से। सतीश जी, आपको बता दूं कि जहां घटना हुई है वो स्टेट 5A रोड है, और ये पिछले 4 दशक से वो सड़क बंद थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से या कुछ सालों से कह सकते हैं कि उस रोड को बनाने में पुलिस प्रशासन ने अंतिम ताकत झोंक दी थी और रोड का निर्माण किया गया, सड़क का निर्माण किया गया। चूंकि वो इलाका जो है सुकमा का जरगुंडा इलाका है, वो एक कटा हुआ इलाका था जिसको जोड़ने का प्रयास किया गया। आपको बताना चाहूंगा कि जहां तक इंटेलिजेंस की बात है तो इंटेलिजेंस जो है पूरी तरह से फेलियर थी, क्योंकि बताया जाता है कि घटना स्थल जहां ब्लास्ट हुआ उससे कुछ ही मीटर पहले जो है ग्रामीण आमा त्योहार मनाते हैं, आम का त्योहार मनाते हैं जिसको बीज पंडुम कहते हैं। वो ग्रामीण त्योहार मना रहे थे और ग्रामीणों ने वाहन को रोका भी, जिसमें जवान शामिल थे, जिसके चलते ग्रामीणों ने वाहन को जाने दिया। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि इस इलाके में जो जवान जिस गाड़ी में बैठते हैं उस गाड़ी की स्पीड जो है, रफ्तार काफी तेज होती है ताकि नक्सली जो है टारगेट न कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर ग्रामीणों ने बीज पंडुम, या तो ग्रामीणों ने रोका या कहीं ना कहीं नक्सलियों की साजिश रही होगी, गाड़ी को रोका गया और गाड़ी रुकने के बाद जैसे ही गाड़ी स्पीड पकड़ती कि उस वक्त जो है धमाका हो गया। तो कहीं ना कहीं जो है रफ्तार को कम करने की कोशिश की गई नक्सलियों के द्वारा, और एक ट्रैप भी किया गया और लगातार जो है जवानों पर नक्सली नजर बनाए थे। जैसे ही कैंप से निकले तो नक्सलियों को भनक लग गई थी कि यहाँ से जो है जवान गाड़ी में सवार होकर निकलने वाले हैं। क्योंकि इलाका सेफ था, इसलिए कहीं ना कहीं जवान भी बेखौफ थे और उन्हें आराम से गाड़ी में बैठकर जाना जो है उचित समझा। ये तो इस इलाके में लगातार जो है जवान जब इस इलाके में जाते हैं तो अक्सर जो है मोटरसाइकिल का उपयोग करते हैं। लेकिन कल जो है चूंकि घायल नक्सली भी था, जवान गश्त करके लौटे भी थे, इसलिए उन्होंने 4 पहिया वाहन का उपयोग किया। लेकिन सड़क जो है पूरी तरह से सेफ है। आपको फिर बताना चाहूंगा कि वहाँ हर रोज करीब 100 गाड़ियां गुजरती होगी, जिसमें मोटरसाइकिल, यात्री बस और पिकअप गाड़ी
जो है करीब 100 गाड़ियां वहां से गुजरती होगी, इसलिए जो है वो सड़क को सेफ माना जाता है। लेकिन क्या पता कि माओवादियों ने ये भी एक कल बात निकल के आ रही थी कि वहां पर जो है बहुत बड़ा रेन कट था, जो बारिश के दौरान रोड कटती है, तो वो वहां पर था। तो बताया जाता है कि कहीं ड्रिल के माध्यम से बम लगा दिया हो माओवादियों ने, या पहले से वहां पर आईडी लगा रखी थी माओवादियों ने, जिसके बाद जो है वो करीब 100 मीटर वायर खींच के इंतजार कर रहे थे कि कब जवान मौका दे और कब एक बड़ी घटना को अंजाम दे। ये भी बताया जाता है कि वहां पर 2 बम लगाए थे, जहां ब्लास्ट हुआ वहां पर 2 बम लगाए होने की आशंका भी सुरक्षा एजेंसी जो है वो, क्योंकि जिस हिसाब से ब्लास्ट हुआ है, अगर एक बम नहीं फटा तो दूसरा बम ब्लास्ट होता। तो माओवादी किसी प्रकार का कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने 2 बम लगा रखा था कि अगर एक नहीं फूटेगा तो एक ब्लास्ट होगा। तो क्योंकि ये इलाका अभी जो है अंतिम युद्ध चल रहा है माओवादियों के साथ में, तो कहीं ना कहीं आमने सामने की लड़ाई से बचकर नक्सली जो है आईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें माओवादियों को नुकसान न के बराबर होता है, लेकिन जवान अगर चपेट में आ जाए तो काफी नुकसान हो सकता है। ये तमाम जो तथ्य आप बता रहे हैं सतीश, मुझे लगता है कि जांच का विषय उसके बाद ही ये सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ माओवादियों ने उस दौरान किया होगा। फिलहाल शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। श्रीनिवास, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो देखा आपने किस तरह से दुखद घटनाएं सामने आई है, उसे लेकर अब जांच की जानी है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दंतेवाड़ा पहुंचेंगे, देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो प्रोग्राम मन की बात का 100वां एपिसोड रविवार यानी कि 30 अप्रैल को प्रसारित होने वाला है। कार्यक्रम का पहला एपिसोड 3 अक्टूबर 2014 को आया था। प्रसार भारती ने 100वें एपिसोड का जश्न मनाने के लिए बुधवार को मन की बात एट 100 कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र के अंदर जनसंवाद के अनेक माध्यम होते हैं और मोदी जी ने आकाशवाणी को जनसंवाद को चुना। इधर मैं बचपन से आकाशवाणी का बड़ा प्रशंसक रहा, उनकी तरफ से इस बात का भी जिक्र था। मैंने कई महत्वपूर्ण बातें आकाशवाणी पर सुनी है। नया एक स्किल अपने आप में डेवलप किया है, इसका ढंग से एनालिसिस करें तो इसके 4 प्रमुख स्तंभ दिखाई पड़ते हैं। एक कम्युनिकेशन बहुत इमोशनल है, एक कम्युनिकेशन एक प्रकार से स्पिरिचुअल भी है, एक कम्युनिकेशन इंटेलेक्चुअल भी है और एक कम्युनिकेशन फिजिकल एक्टिविटी को गति देने वाला, बढ़ावा देने वाला भी है। और इसको परफेक्ट कम्युनिकेशन में मानता हूं। और परफेक्ट के स्पेलिंग को अगर तोड़कर देखे तो पी माने इसमें पीस की भी बात है, ए माने एम्पावरमेंट, ई माने एम्पावरमेंट है, आर माने रिफ्लेक्टिव भी है, एफ माने फेस्टिव है, ई माने इकोनॉमी का डेवलपमेंट की भी बात है, सी मतलब केयरिंग है और टी मतलब थॉटफुल है। आपको याद होगा कि 3 अक्टूबर 2014 विजयदशमी के दिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात की शुरुआत की। पहला एपिसोड 19 मिनट का था, दूसरा 14 मिनट का था, दूसरा 19 मिनट का था, तीसरा एपिसोड 26 मिनट का था। और तब तक पता चल गया था कि देश कितनी उत्सुकता के साथ इसको सुनने के लिए व्याकुल रहता है कि कब मोदी जी हर महीने के अंतिम रविवार को आकर देश से मन की बात करेंगे। तो 14 मिनट से बढ़कर ये 30 मिनट का हो गया और 99 एपिसोड हो चुकी हैं और इसी महीने की 30 तारीख को सेंचुरी लगाने का काम भी हो जाएगा। और आगामी 30 अप्रैल को प्रसारित होने वाला प्रधानमंत्री मोदी का मन की बात का 100वां एपिसोड खास रहने वाला है और इस अवसर को यादगार बनाने के लिए मन की बात 100 कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इसमें पूर्व राज्यपाल किरण बेदी ने पीएम मोदी के इस खास कार्यक्रम की जमकर तारीफ की है। लीडरशिप की निशानी होती है, जो लोगों से जुड़ता है, सुनाता है, सपने के साथ जोड़ता है, अपनी सोच के साथ मिलाता है, लोगों को सूचित करता है और लोगों को चुनौती भी देता है कि आप भी ऐसे बन सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो। इंस्पायर करता है और रिकग्नाइज भी करता है। ये मन की बात में बहुत सारी लीडरशिप क्वालिटीज छिपी हुई हैं। इनफैक्ट अगर कोई लीडरशिप का इतिहास पीएचडी करना चाहे तो मन की बात को देखे, उसमें सारी वो क्वालिटीज, एलिमेंट्स ऑफ लीडरशिप है जो कि अपनानी चाहिए किसी सफल लीडर को। और खासकर
ऐसे भारी कर्तव्य का जो कि इस देश का है 1.4 बिलियन, उनको आवाज, और फिर रेडियो का इन्होंने बहुत जबरदस्त इस्तेमाल किया, रेडियो को एक्चुअली रिवाइव कर दिया। ये इंटरनेट पे अब बेस्ड नहीं था। मैंने इसको खुद इंडिया बॉर्डर चाइना तक जाके सुने इनका मन की बात, यह लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री तक पहुंचा। और बड़ी अच्छी बात यह कि इमीडिएट ट्रांसलेशंस हो रही हैं ताकि जो लोग हिंदी नहीं समझते तो वो भी समझ सके। तो इसमें सारी क्वालिटीज ऑफ ऑल द लीडरशिप है। तो देखिए, आगामी 30 अप्रैल को प्रसारित होने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड खास है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए 100 कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसकी लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने पीएम मोदी के इस खास कार्यक्रम की जमकर तारीफ की। क्या कुछ कहा, सुनिए। मन की बात has had a huge impact on the people of India.